हिम्मत कैसे हुई किसी की भी कि भारत देश के अंदर फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाए। वो जय फिलिस्तीन की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोल सकता है, तो वो अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को वो प्रेरित कर रहा है कि देखो मैंने बोला संसद के अंदर, आप सड़कों पर बोलो। अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब अभिव्यक्ति ये थोड़ी है कि भाई मैं किसी को गाली बक दूं। मैं आपको गाली बक सकता हूँ क्या? मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी की आज़ादी का किसी और के ऊपर थोप दूँ उस बात को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ संविधान है कि अगर चोरी की है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो आम नागरिक हो, तो इक्वलिटी होनी चाहिए इस कानून के अंदर। जिस दिन इक्वलिटी आ गई, अगर रेप किया है तो मैं कह रहा हूँ खुले आसमान में उसको फांसी दे दें। एक को दे देंगे ना, 100 पहले ही आगे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ रेप होने ही बंद हो जाएंगे। मेन चीज़ है जो जैसे भैया ने बोला ना, स्ट्रिक्ट कानून नहीं है इसके लिए ज़रूरी है। और भैया जो कह रहे थे यूसीसी सबके लिए बढ़िया कानून है और उसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। उसका ना मोटिव बना लेता है। सिंपल सी बात है कि इनको उकसाओ, लड़ाओ और फिर सत्ता पाओ। पर सिर्फ ये एक माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है कि भैया आप आइए हमारे देश में, आप देखिए जनसंख्या देख ली ना, यही सब कारण है कि उनका जनसंख्या देख लो आप, 3% से लेके आज के डेट में 25% हो गया। आसिक खान जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग भी तो बोलते हैं कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोला। तो अगर हुसैन किसने बोल दिया तो इसमें आपत्ति क्यों है? अरे सर, अगर हिंदू ऐसा चाहते ना कि जय श्री राम बोलना है तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी जब देश आज़ाद हुआ था, सबको पता है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ TNN वर्ल्ड में। इस वक्त मैं लोगों के बीच मौजूद हूँ। देखिए, देश का दुर्भाग्य कहूँ या देश की विडंबना, क्योंकि देश एक तरफ जहाँ ग्रो कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है, लेकिन देश के ही कुछ लोग, कुछ समुदाय ऐसे हैं जो देश की छवि भारत में ही नहीं दुनिया में ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है, आप सभी जानते हैं, और मुहर्रम के जुलूस में तिरंगे के अलावा किसी और देश के झंडे का क्या मतलब है? और एक विवादित बयान कि इस देश में रहना है तो या हुसैन कहना है, आखिर क्या मकसद है इन बयानों का? क्या मकसद है फ़िलिस्तीन के झंडे लहराने का? कई सवाल है कि ओवैसी जी ने जो बोला था कि जय फ़िलिस्तीन के उस नारे का असर है, या कुछ तत्व ऐसे हैं जो जहर घोलने का काम करते हैं। लोगों से हम जानने के प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? संजय चौहान। क्या लगता है ऐसी गतिविधियाँ जो देश में चल रही हैं, मुहर्रम चल रहा है आपको मालूम है, और मुहर्रम के जुलूस में फ़िलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि इस देश में रहना है तो या हुसैन कहना है? ये भारत का दुर्भाग्य है और भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है। जब मजबूर सरकारें फ़िलिस्तीन के झंडे को लहराता हुआ देखकर अनदेखा कर दें, सरकार का प्रशासन, पूरा तंत्र आंखें बंद कर कर धृतराष्ट्र बनकर देखता रहे कि हाँ वीडियो आएंगे, वायरल होंगे, लोग सड़कों से आवाज़ उठाएंगे, तब हमने काम करना है। आखिर ये मानसिकता पनपी क्यों? मेन प्रश्न ये है, हिम्मत कैसे हुई किसी की भी कि भारत देश के अंदर फ़िलिस्तीन का झंडा फहराया जाए? होगी ना हिम्मत जब भारत की संसद के भीतर बैठकर एक मौलाना, एक सांसद, चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता का, वो जय फिलिस्तीन की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन बोल सकता है, तो वो अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को वो प्रेरित कर रहा है कि देखो मैंने बोला संसद के अंदर, आप सड़कों पर बोलो। ये उकसा रहा है, ये ओवैसी का वर्चस्व है। ओवैसी के कथन के अनुसार जो जय फिलिस्तीन हुआ, आज चारों ओर फिलिस्तीन के झंडे इस तरह से लहराए जाएंगे, हमने कभी कल्पना नहीं की थी। पश्चिम बंगाल के अंदर बोला गया कि मुस्लिम राष्ट्र के अंदर ऐसे ही सजा दी जाती है, जो वो महिला का एक प्रकरण हुआ था। तो ये जो तुष्टीकरण वाली राजनीति चल पड़ी है, जो मुस्लिम समाज ये सोचता है कि हमारे लिए हिंदुस्तान में ना संविधान है, ना यहाँ पर कानून है, जो हम बोलेंगे वो सर्वोपरि है। ये सरकार का फेलियर है। ये भारत सरकार पर लगातार उंगलियां खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार ने तो पहले ही आगाह किया था कि ऐसे गतिविधि नहीं होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद उसके अमेठी में ये नारे लगे हैं, कश्मीर में झंडा फहराया गया है, बिहार में, दरभंगा, नवादा में झंडा फहराया जाए। हम वही तो बात बोल रहे हैं भाई साहब। कारण क्या है? बुलडोजर की कार्रवाई हम देखते चले आ रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जाएगा जो लोग गलत कार्य करेंगे या अपने देश के प्रति फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे। लेकिन वो बुलडोजर तब कहाँ चले गए जब सूरजपाल जाटव के सत्संग के अंदर 120 लोगों की मौत हो गई और आपने सस्पेंड किया SDM को, तहसीलदार को, दरोगा को, और उन जो सिपाही थे उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यही तो प्रश्न पूछ रही है उत्तर प्रदेश की जनता आज।
आप इस तरह का आचरण लेकर दो नावों में पैर रखकर कैसे आप चलेंगे? आप दो नावों में कैसे? दो नावों में इसलिए कि एक कोई भी व्यक्ति अगर बोल दे, किसी का अपराध में लिप्त पाया जाए तो उसके घर पर बुलडोजर चलता है। सूरजपाल जाटव के जो सत्संग में जो कांड हुआ, जो 120 लोग मारे गए, आपने बोला इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। तो जो प्रशासन के लोगों को आपने सस्पेंड किया, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है ना, उनका एफआईआर में ही नाम नहीं है तो बुलडोजर कैसे चलेगा? कोई अपराधी होता है, साबित हो जाता है, उसके बाद बुलडोजर चलेगा ना। अभी कैसे चला सकते हैं आप? मैं सूरजपाल जाटव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिनको आपने सस्पेंड किया कि इनकी लापरवाही की वजह से ये काम हुआ। मैं सूरजपाल जाटव का नाम नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सूरजपाल जाटव के सत्संग में जो ये बयान आया कि लापरवाही, जिनको सस्पेंड किया गया, उनके घर पर बुलडोजर। कार्रवाई चल रही है, आपको क्या सरकार पे भरोसा नहीं है? योगी जी पर हमें बहुत भरोसा है, और योगी जी के राज्य में ही फिलिस्तीन के झंडे अगर लहराए जाएंगे तो ये कानून अपना काम क्यों नहीं कर रहा? इस बात को हम कई बार बोल चुके हैं, सड़कों से बोल चुके हैं, क्योंकि हमारे पास संसद में जाने का हमारे पास अधिकार नहीं है। कानून और सिस्टम ही गलत है भारत का, इसलिए ऐसी गतिविधियां होती हैं, जिससे भारत की छवि दुनिया में खराब हो रही है। भारत की छवि इसलिए खराब हो रही है कि कानून जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। मजबूरी क्या है? उनको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना। अभी मैं आपके जी क्या कह रहे थे भैया? मैं ये कह रहा था भाई साहब कि अभी आपने पूछा कि हिंदुस्तान में फ़िलिस्तीन के झंडे फहराए गए थे, कुछ समय पहले पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे। झंडे फहराना पहली बात तो ये गलत है, और सबसे पहली बात तो जो ओवैसी जी ने शपथ ग्रहण करी थी अभी 2024 के अंदर, उन्होंने जय फ़िलिस्तीन बोला, जबकि जय हिंद या जय भारत बोलना चाहिए था। भारत के अगेंस्ट उनको उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया है, ये गलत है। और हमारे देश के यही तो कारण है कि हमारे जो कानून है उसमें संचालन मतलब संशोधन होना चाहिए और उसको कड़ा करना चाहिए। चीन के अंदर आप दूसरे के जय करके दिखाइए आप, या कोई भी धर्म का व्यक्ति संविधान का फायदा उठाते हैं क्या ऐसे लोग? ऐसा ना 19A के तहत विचार अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली हुई है उसके अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच बस उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अब आप 19A में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अब अभिव्यक्ति ये थोड़ी है कि भाई मैं किसी को गाली बक दूँ, मैं आपको गाली बक सकता हूँ क्या? मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी की आज़ादी का किसी और के ऊपर थोप दूँ उस बात को, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर ऐसा हुआ है, और मेरे हिसाब से इसमें कानून में संशोधन होना चाहिए, और जो ऐसी एक्टिविटी है उस पर कठोर कानून कार्रवाई करके उसको दंड दिया जाना चाहिए। कार्यवाही तो सर कठोर ही की जाती है, लेकिन बावजूद इसके भी ऐसे तत्व आते हैं। देखिए दोनों जो जिन्होंने नारे लगाए थे वो भी पकड़ लिए गए हैं। और हाँ, मुझे एक बात बताइए, मैं चोरी करता हूँ तो शायद मुझे फांसी पे लटका देंगे, अगर एक सांसद ने चोरी कर ली तो उसको एक नहीं करेंगे। क्यों नहीं भाई? चोरी तो चोरी होती है। दूसरे देशों में, अरब देशों में, वहाँ पे तो हाथ काट दिए जाते हैं। ऐसा प्रावधान अगर होगा, सर ये चलता है इससे नहीं, एक मिनट देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ संविधान है कि अगर चोरी की है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो आम नागरिक हो, तो इक्वलिटी होनी चाहिए इस कानून के अंदर। जिस दिन इक्वलिटी आ गई, अगर रेप किया है तो मैं कह रहा हूँ खुले आसमान में उसको फांसी दे दें। एक को दे देंगे ना, 100 पहले ही आगे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ रेप होने ही बंद हो जाएंगे। तो ऐसा कठोर कानून बनने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक मजबूत सरकार की, जो इस बार थोड़ा सा कम रहा है, अगर थोड़ा सा मजबूत होता तो मैं कह रहा हूँ कानून में संशोधन होने चाहिए। जब ही हमारे देश में जो कानून में, संविधान में, मतलब कानून संविधान के अंदर ही उसमें संशोधन। लेकिन विपक्ष वाले रोना शुरू कर देते हैं ना अगर संविधान में चेंजेस की बातें चलती हैं तो। बताइए, क्या विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है? आप बताइए, इसमें विपक्ष के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? ये कानून जो पास होगा वो 140 करोड़ लोगों के लिए इक्वल तौर पर होगा। ये नहीं है कि किसी धर्म के या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट होगा। वो पूरे देश पे लागू होना चाहिए, और सभी तब होना जनाब। यहाँ लोग ही एकजुट नहीं होते। यूसीसी यही कहता है ना कि एक देश एक कानून, उस पर जो है बहस छिड़ जाती है। मौलाना कहते हैं हम सड़कों पर उतर आएंगे। यही तो बात है। अब देखो, यूसीसी को आप उसको अगेंस्ट लेके जा रहे हो, है ना, एक धर्म से रिलेटेड जोड़ करके देखते रहे हो। अब ये देखो ना, वही संविधान हिंदू पे लागू है। वही यूसीसी आपको क्या लगता है सिर्फ मुस्लिमों पे लागू होगा क्या? सब, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। देखो 4 धर्म है ना हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 4 नहीं है सर, और बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में 4000 धर्म है। हमारे देश में 4 मेन माने जाते हैं, 4 हैं, तो चारों को इक्वलिटी से लागू होगा या खाली मुस्लिमों पे लागू होगा? वो क्या है सर?
ऐसा किसने बोला आपके कि सिर्फ मुस्लिमों पे लागू होगा? मैं वही तो कहना चाह कोई रहा हूँ। भी कानून आता है वो देश के हर सभी नागरिक पर लिए- लागू होता सभी है, पर चाहे वो लगाते किसी हैं ना। धर्म को बिलोंग नहीं मैं करता भी ये कह बेशक। रहा हूँ कि कोई भी कानून आएगा वो सब धर्मों पे इक्वल तौर पे होना चाहिए और होता है, मगर उनको क्या है मिसगाइड किया जाता है कि नहीं नहीं ये धर्म तो आके आके अगेंस्ट है। ये नेता लोग जो है ना ये उसको उकसा करके उसका फायदा उठाते हैं कि सरकार मिल जाए कैसे भी मिल जाए। ठीक है, आप क्यों लगता है जो फिलिस्तीन के झंडे मुहर्रम के जुलूस में फहराए जा रहे हैं, क्या लगता है ओवैसी जी के नारे का असर है ये? बिल्कुल असर है, साफ तौर पे असर है। मैं तो कह रहा हूँ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने देश में आप कैसे किसी और का झंडा फहरा सकते हैं? हाँ चलो, उस देश का नागरिक है, घूमने आया है टूरिस्ट प्लेस के, उसकी बात अलग है। आप अपने देश में होकर कैसे किसी और देश का समर्थन कर सकते हो? जबकि इजराइल कितना मदद किया है हर युद्ध में भारत का, ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी तरफ से एकदम समर्थन में खड़े हो जाओ। आप फिलिस्तीन का क्यों समर्थन कर रहे हो भैया? आपको क्या लगता है? गलत है, बिल्कुल गलत है। जहर घोलने का काम हो रहा है? बिल्कुल जहर घोलने का काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रिक्ट कार्रवाई लो उस पर। आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हो, यहाँ विपक्ष का लोग चुनाव जीतते हैं तो पाकिस्तान के झंडे फहर जाते हैं बगल में, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन देश है हमारा। दुर्भाग्य है ही देश का। आगे देश का दुर्भाग्य नहीं, मेन चीज़ है जो जैसे भैया ने बोला ना, स्ट्रिक्ट कानून नहीं है इसके लिए ज़रूरी है। और भैया जो कह रहे थे यूसीसी सबके लिए बढ़िया कानून है और उसको जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए। एक देश एक कानून मौलाना लागू नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। कानून इसी के लिए तो चाहिए वही तो कह रहे हैं भैया, भाई, कानून इसी के लिए तो होना चाहिए कि भाई उस वही कोई भी इसी कानून के बने उस पर लिए लागू बराबर। करे, है ना। कानून में संशोधन का मतलब क्या है कि कोई भी जब कानून बनेगा तो इक्वलिटी के तौर पर उसे पारित कर दिया जाएगा और सब पे लागू हो जाएगा। विरोध क्यों होता है आने से पहले ही? CAA का भी हुआ था, NRC जो हर 10 सालों में, तो उसका विरोध ये लोग करते हैं। विपक्ष उसका ना मोटिव बना लेता है। सिंपल सी बात है कि इनको उकसाओ, लड़ाओ और फिर सत्ता पाओ, बस उनका एक ही मोटिव है। इसलिए होता है एक समुदाय विशेष जो है ये उकसावे में आ क्यों जाता है, कभी सोचा है? उसको अच्छे से समझने वाली बात है। देश पढ़ेगा तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर उस चीज़ को पढ़ोगे ना, अब NRC UCC इस पे मिसगाइड किया गया है, अगर उसको अच्छे से पढ़ ले तो मेरे ख्याल से ये जो दंगे प्रसाद या झंडे फहराना या जुलूस निकालना वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए है, लागू यूं नहीं इसलिए नहीं होने देते ना सर, जो कि इन लोगों को हमेशा स्टार्टिंग से बढ़ावा मिलता आया है। पर्सनल मुस्लिम लो, वक्फ बोर्ड, ये सब संस्थाएं क्या है, एक कौम को बढ़ावा दिया गया है। अब ये सोचते हैं कि यूसीसी आ जाएगा, सबके लिए एक कानून हो जाएगा तो हमें बढ़ावा मिलेगा नहीं, हम लोग वो चीज़ कर नहीं पाएंगे, पत्थरबाजी कर नहीं पाएंगे, दुनिया भर की जो भी करना है किसी देश पे कब्जा कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी वहाँ पे महाराष्ट्र में वहाँ पे मंदिर पे क्लेम मार दिया था वक्फ बोर्ड ने, ठीक है, तो ये चीज़ें किसी मंदिर पे क्लेम नहीं मार पाएंगे, कैसे हम लोगों का ज़मीन हथियाएंगे? तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू है यूसीसी के लिए। तो वक्फ बोर्ड थोड़ी ना खत्म हो जाएगा UCC लागू होने से। ख़त्म करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन करना चाहिए ना। कहीं भी जाके क्लेम मार दे रहे हो, ये क्या है वक्फ बोर्ड? जिन चीज़ों की संभावना है जैसे UCC कानून की है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही, आप वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बातें बोल रहे हैं इस देश में। ख़त्म होना चाहिए ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया है आपने, जैनों के लिए कोई किया क्या? जैनों के लिए कोई है अलग से पर्सनल लॉ या कुछ भी? हिंदुओं के लिए है, सिखों के लिए है, नहीं है। एक माइनॉरिटी को क्यों बढ़ावा दे रहे हो आप? यही बात तो बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों की सहूलियत के लिए ये वक्फ बोर्ड बनाया गया है, किसी का नुकसान करने के लिए थोड़ी बनाया है। संख्यक तो सबसे ज़्यादा कम मेरे को लगता है जनसंख्या जो है जैन की होगी, राइट कह रहा हूँ? तो उनको क्यों नहीं दिया गया? उनके लिए क्यों नहीं है? सिर्फ ये एक माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है कि भैया आप आइए हमारे देश में, आप देखिए जनसंख्या देख ली ना। यही सब कारण है कि उनका जनसंख्या देख लो आप, 3% है लेके आज के डेट में 25% हो गया। तो इन सब में कांग्रेस का हाथ आप मानते हैं जो बढ़ावा दिया गया? 100% है। कौन लाया वक्फ बोर्ड? कौन लाया? मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन लाया? कांग्रेस ही तो लेके आई, कि भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे जब आया था। ये सिर्फ एक चीज़ को बढ़ावा देना है, हिंदुओं को दबाने के लिए आया था वक्फ बोर्ड। आओ क्लेम मारो किसी का भी ज़मीन पे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। आप जाओ वहाँ पे गिड़गिड़ाओ, हाथ गोड़ जोड़ के पैर गिरो कि भैया मेरा ज़मीन है, मेरे को दे दो। उनको दया आएगा तो दे देंगे, नहीं आएगा तो ख़त्म। जाओ आपकी। लेकिन बीजेपी के कई नेता हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की मांग उठा चुके हैं। मैं तो उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ ना, उनके साथ। क्यों नहीं? क्यों उसके लिए वो यूसीसी खत्म करने के लिए क्यों कहते हैं, CAA खत्म करने के लिए क्यों कहते हैं राहुल गांधी, NRC खत्म करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम है घुसपैठियों को देश में घुसाना, स्टार्टिंग से घुसते आए हैं।
मोदी की सरकार बॉर्डर पे आज से पिछले 10 साल से है ना। उसके पहले जो लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो घुसपैठिए घुस चुके थे भारत में, वो कहाँ हैं? किसने घुसाया था? एक बात बताइए, जो अपने किसी भी रैली में या किसी भी जुलूस में भारत के अलावा किसी और देश का झंडा फहराता है, क्या वो देशभक्त हो सकता है? बिल्कुल देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ, देशद्रोही है वो। क्यों किसी और देश का झंडा फहलाएगा सर? अगर उस चीज़ के लिए अगर मान लो पूरी देश प्रोटेस्ट कर रहा होता, या हमारे प्रधानमंत्री का कोई बयान आया था, चाहे किसी मुख्यमंत्री का कि हाँ ये देश हमारा हमेशा हेल्प करता है, इसके लिए हमें इसका समर्थन करना है, तो समझ में आता, ठीक है। लेकिन ये ज़बरदस्ती लेके घुस रहे हैं। जहाँ पे भारत माता का झंडा लेके घुस के उनकी जय जयकार करनी चाहिए, ये फिलिस्तीन का कर रहे हैं, तो देख लो आप किसके समर्थन है ये। हासिक खान जो एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग भी तो बोलते हैं कि जय श्री राम बोलना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोला। तो अगर हुसैन किसी ने बोल दिया तो इसमें आपत्ति क्यों है? अरे सर, अगर हिंदू ऐसा चाहते ना कि जय श्री राम बोलना है तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी जब देश आज़ाद हुआ था? सबको पता है। लात मार के कब का मुसलमानों को बाहर कर दिया होता। कितने लोग जय श्री राम बोलते हैं बताइए? कितने मुसलमान या कितने कोई भी धर्म वाले बोलते हैं?